दमदार ग्लोबल संकेतों के चलते एक बार फिर से मजबूत शुरुआत के भारतीय बाजारों के लिए आसार और उसके बाद की चाल और उसकी बाद की दिशा पर करेंगे खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह से आज का ट्रेडिंग सेशन अप्रोच करे। लगातार 2 दिनों से अच्छे ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, तो उसका फायदा कैसे उठाना है ये भी जानना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। और कल की तेजी के बाद आज फिर से मजबूत शुरुआत के संकेत हैं, तो देख लेते हैं आज किन ट्रिगर्स के दम पर आज हम करेंगे भारतीय बाजारों की शुरुआत और पूरा एक्शन। डाउ 600 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ, उम्मीद से कहीं बेहतर। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 325 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे। उस लिहाज से देखें तो लगभग दुगुनी बढ़त मिली है, 300 पॉइंट की ज्यादा। शिपिंग कॉर्पोरेशन के निजीकरण को बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है, तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है और अब ये दूसरे चरण में जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरह से सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, बीपीसीएल पर भी बड़ी खबर, तो आज सारी सरकारी कंपनियों पर रखिएगा फोकस। लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। 1,13,000 करोड़ के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जोश भरने वाले हैं सरकार के लिए, इकोनॉमी के लिए और बाजार के लिए। और वहीं आज से शुरू हो रही है 3 दिनों की मैरीटाइम समिट, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और सारे शिपिंग स्टॉक्स इसी के दम पर रहेंगे भरपूर एक्शन में आज भी। बिल्कुल सर, तो भरपूर एक्शन होने वाला है बाजार में। सब कुछ ठीक लग रहा है सर, जिस तरह से पिछले 2 दिनों के क्यूज आ रहे हैं, कैसे समझे इसे? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक बड़ी जरूरत वाली रिलीफ रैली आपको आती हुई दिख रही है। और सिमिलरली पिछले हफ्ते भी 2 दिन आपको अच्छी गिरावट के बाद 2 दिन इसी तरह की रिलीफ रैली मिली थी, करेक्ट? हमने 14,650 के आसपास का लो बनाया, 14,635 प्रिसाइजली, और वहां से आपको एक रिलीफ रैली मिली और वो रिलीफ रैली 15,100 प्लस के आसपास की मिली थी। 15,176 तक का हाई बनाया था। वहां से हम गिरे, फिर गिरकर हम पहुंचे 14,467 पर। वहां से अब वापस रिलीफ रैली आती हुई दिखी है। बड़ा सवाल है कि ये कितनी टिकाऊ है। जी सर। तो पहली चीज तो ये कि ब्रॉडली ये समझ लीजिए बाजार को रेंज बाउंड ट्रेड करना है। नीचे की तरफ 14,500 14,600 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर की तरफ 15,200 15,300 के आसपास की रुकावट का लेवल हो गया। तो इस रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस रेंज में क्या हो रहा है, अब आप कल भी देखिए, कल कितने स्टॉक्स ऐसे थे जो 20% के सर्किट पर थे, कैश मार्केट के स्टॉक। आमतौर पर इस तरह का एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में आप लाइफ टाइम हाई पर भी देखते हैं या नहीं देखते? करेक्ट। 15,431 के दिन भी इतने स्टॉक्स आपको 20% ऊपर नजर नहीं आएंगे। जहां खरीदारी है, जहां तेजी, वहां हो रही है। दूसरी चीज है कि थोड़ी थोड़ी जो खरीदारी घरेलू फंड्स की होती दिख रही है, वो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जा रहा है। और तीसरी चीज है कि जब घरेलू फंड्स को भी पता है कि एफआईज थोड़ा हाथ खींच रहे हैं, रोक रहे हैं, हल्की फुल्की बिकवाली कर रहे हैं, तो फिर वो शेयर खरीदना क्यों जहां एफआईज की होल्डिंग है? फिर वो शेयर क्यों ना खरीदे अगर खरीदना ही है तो जहां उनकी होल्डिंग है, जहां खरीदने से एक्शन दिखता है। आप देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक सारे 3 दिनों में 50-50 60% चल चुके हैं। तो ये एक्शन पूरा जो होता दिख रहा है छोटे सेक्टर्स के रोटेशन का, शुगर शेयर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटी शेयर में जो एक्शन है, मेटल्स देखिए मजबूत है, माइनिंग वाले शेयर सारे मजबूत होते दिख रहे हैं। यहां पर आपको फोकस करना चाहिए इस मार्केट में। और रहा सवाल इंडाइसेस का, तो इंडाइसेस को लेकर न ओवर बुलिश हो न बहुत परेशान हो। जब 14,500 के आसपास आए तब भी हम कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, हल्का फुल्का करेक्शन है, रनिंग करेक्शन चलेगा बाजार में। और रनिंग करेक्शन की आपको लेवल भी दी थी, 15,525 से लेकर 16,250 की रेंज में कभी भी आएगा। 100 पॉइंट नीचे से आया, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि करेक्शन कहां खत्म होगा, जो हमने फॉर्मूला बनाया 13,250 से 13,850 परफेक्ट रेंज। अभी तो वहां से आप बहुत दूर है, 1000 पॉइंट दूर है। तो कोई ऐसी खास चिंता वाली बात नहीं है। एक तरफा बाजार नहीं रहेगा और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब आपके लिए पैसा बनाना आसान नहीं है किसी भी तरफ, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। मुश्किल से बनेगा लेकिन बनेगा जरूर। और स्पेशली इंडेक्स में आप थोड़ी वॉलेटिलिटी देखेंगे। अब भी हालांकि कल विक्स कम होकर आया है, लेकिन अब भी हायर लेवल पर है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा दीप। लेकिन ओवरऑल 2 दिनों से ये जो मार्केट में फिर से रिलीफ आई है वो काफ़ी अच्छी है। ये अच्छी, ये प्रीवियस बाउंस बैक का हाई क्रॉस करते हुए दिखते हैं, वो 15,100 के आसपास का स्तर है, वो दिख रहा है इस बार, या फिर वापस थोड़ा ऊपरी स्तरों पर प्रेशर आ सकता है? कैसे समझे इसे? मुश्किल है। 15,175 का हाई हमने बनाया, पहले हमने 15,431 का हाई बनाया, वहां से करेक्शन दिया। वापस जब अटेम्प्ट किया 15,176 प्रिसाइजली हाई है। और उस दिन हमारी बेस्ट क्लोजिंग जो मिली हमें 15,097 की मिली। तो दीप, अगर करेक्शन पूरा करना है इस बाजार को और फिर से नए हाई की तरफ बढ़ना है, तो आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट का जो लेवल है वो 15,000 से लेकर 15,100 है। ये 100 पॉइंट की रेंज, ये रेंज आपको अटकाएगी। ओके, ये रेंज अटकाएगी।
अब इस रेंज में हम 14,900 पे ही अटक जाएं या 15,000 15,100 पर जाकर अटके, वो अलग बात है। लेकिन 15,000 15,100, अब आपको अगर ये सोचना है कि मैं फिर से लाइफ टाइम हाई बनाना चाहता हूँ, ठीक है, 15,431 को फिर से पार करना, तो एक ही लेवल को ध्यान में रखिए, सिर्फ एक लेवल, और वो है क्लोजिंग बेसिस पर 15,100। ओके, अगर आप 15,100 के ऊपर वापस बंद हो जाते हैं तो आप नया लाइफ हाई 15,500 के ऊपर का बनाने जा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है, तब आपका करेक्शन पूरा हो जाएगा। 15,431 से 14,467, लगभग 900,000 पॉइंट का करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, थैंक यू वेरी मच। सब हल्के हो गए, जो कमजोर ट्रेडर्स थे, कमजोर एफआईज जी, एफआईज भी कमजोर होती है, एफआईज में सारे अपने मजे, ऐसा नहीं एफआईज का मतलब जिसके नाम के आगे एफआईज, ये वैसा हो गया कि इंग्लैंड में सारे अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो बहुत समझदार है, वैसे सारे एफआईज ऐसा नहीं कि सब बहुत पैसे वाले हैं, एफआईज में भी ट्रेडर है, हेज फंड्स हैं, इनके भी स्टॉप लॉस बहुत ट्रिगर होता है, हमसे ज़्यादा होते हैं, देखा है हमने देखा है। तो इसलिए $35 नेगेटिव में क्रूड यही बेच गए, हमारे यहाँ तो नहीं बिका, करेक्ट। तो इसलिए पॉइंट ये है कि करेक्शन पूरा होने के बाद 15,100 के ऊपर की अगर आप क्लोजिंग दे देते हैं तो इसका मतलब ये कि करेक्शन पूरा करके फिर से बढ़िया तेजी के माहौल में आ सकते हैं। ये लेवल आपको निफ्टी के लिए मैं दे सकता हूँ। क्लियर बात है सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, वैसे तो हम फंड के डेटा की बात करते हैं, पर कल की तेजी में, कल के बाउंस बैक में एफआईएस का पार्टिसिपेशन उतना नहीं दिखा सर। बढ़िया, आज करेंगे पॉजिटिव सोचे तो यही है, लेकिन पॉइंट एकदम सही है दीप कि जो वही वाली बात है कि इसको अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो ये कि भाई कल नहीं लिया, अब लो आके, कब तक नहीं लोगे जी, अगर इसी तरह से डाउ बढ़ा तो लेना ही पड़ेगा। सही बात है। तो ये पॉजिटिव साइड पर नहीं लिया। नेगेटिव साइड पर ये कि भाई जब एफआईज नहीं ले रहे हैं, घरेलू फंड नहीं ले रहे, तो ले कौन रहा है? तो ट्रेडर्स ले रहे हैं, तो ट्रेडर्स में इतनी ताकत है क्या, रोज लेते हैं जी, करेक्ट। तो नेगेटिव साइड पर वो है। तो देखिए ये तो मार्केट में हर एक चीज़ है, हर आदमी, अगर आपको एक बाइंग हो रही तो कोई सेलिंग भी है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, ऐसा तो नहीं कि खरीदने वाले सारे खरीद रहे हैं, ट्रेड हुए जा रहे हैं, कोई सेलर नहीं है, तो सही बात है। तो वो तो बराबर वाला मामला है। अब आप कैसे देखते हैं, पॉइंट सिंपल है, कैसे देखना है उसका फॉर्मूला सिंपल है। आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, ये मार्केट डाउ डिसाइड कर रहा है, सीधी सी बात है। मतलब कोई गलत फहमी में रहने का मतलब नहीं है। अगर हम 2 दिन बढ़े हैं, परसों इतनी मार खाने के बाद शुक्रवार को, तो उसके मतलब 2 दिन में तो आज भी बढ़ेंगे और तो उसका रीज़न सिर्फ दीप यही है कि ग्लोबल मार्केट सुधरे, अमेरिका सुधरा है। अगर अमेरिका में ये पैकेज नहीं होता, अमेरिका में इतनी तेज़ी नहीं होती, तो हमारी क्या ताकत है कि हम बढ़ जाएं, करेक्ट। सो सिंपल है, आपको इस वक्त एक ही जगह नज़र रखनी है, डाउ फ्यूचर्स, बस वो डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। सो और कोई संकेत इस वक्त ज़्यादा काम का नहीं, क्योंकि एफआईज का संकेत उतने दमदार नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। ट्रेडर्स ने खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की है, जो भी की है। अब अगर ग्लोबल मजबूत रहा तो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, फ्रेश खरीदारी फिर से आ जाएगी। जिससे जनवरी में थोड़े समय के लिए हुआ, थोड़ा उन्होंने बेचा 5 7 8 दिन, फिर वापस आ गए जी, ठिकाने आ गए कि भाई हाँ चलो अब खरीद नहीं है। सिमिलर सिचुएशन वापस हो सकती है। और अगर ग्लोबली, लेकिन जनवरी और अब में फ़र्क इतना ही है कि ग्लोबल मार्केट जनवरी में तब बहुत मजबूत थे, तब ये बॉन्ड यील्ड का और ये सब खतरा इतना था नहीं, डर नहीं था। तो उस हिसाब से थोड़ी सी रिस्क बढ़ी है। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बड़ी चिंता वाली बात है, हल्की सी रिस्क बढ़ी है, बस सिंपल इतना। क्लियर बात है सर। पर इस सब में सर इंडेक्स पर तो एक्शन रोज ही होता है, पर खबरों के दम पर ढेर सारा हम एक्शन देख रहे हैं, और आज हम ढेर सारा एक्शन देखने वाले हैं। जी बिजनेस की कई खबरों पर मोहर लगी है और कई और एक्सक्लूसिव भी हम आपके लिए लेकर आएंगे सर। पर सबसे बड़ी वाली खबर बीपीसीएल, और मैं इस पर आपकी राय लूं उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बीपीसीएल पर हमने आपको लगातार इसके विनिवेश पर क्या क्या खबरें दी हैं। सरकारी कंपनियां लैंड बैंक पर, एसेट मोनेटाइजेशन पर, डाइवेस्टमेंट पर, ये साल उनका है। 61.65% जो हिस्सा है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी का है। उसमें भारत सरकार अलग से बिक्री करने की प्लानिंग में लग गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ असम का जॉइंट वेंचर है, उस पर भी डिस्कशन करने की बात होगी। सरकार बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अलग करना और उसे बेचना, मोस्टली ऑयल इंडिया उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक फिट भी है। जी बिजनेस की खबर पर लगी है मोहर। बोर्ड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को में पूरी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। ऑयल इंडिया, ईआईएल और असम सरकार को हिस्सा बेची जाएगी, जो इनकी कंसोर्टियम है। सर, लगातार आपने कहा है कि ये साल पीएसयू कंपनीज का है, ये साल डाइवेस्टमेंट पे फोकस है, और स्पेशली जो हमने बीपीसीएल पे कहा था, आपने कहा था कि अग्रेसिवली ये सरकार अब टाइमलाइंस को स्टिक करेगी और करेगी। दीप, आप आमतौर पर आप कोई भी कंपनी खरीदते हैं, कोई भी शेयर में निवेश करते हैं,
लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो यही देखते हैं कि प्रमोटर अच्छा है कि नहीं। जी, ठीक है ना, प्रमोटर से कंफर्ट नहीं हो तो आप कितनी भी बढ़िया बिजनेस हो, कुछ नहीं लगे यार, कहते हैं प्रमोटर चोर है, जान सही दो। बात है, सही यही बात करते हैं ना हमेशा। सर, कंफर्ट नहीं आता, मजा नहीं है, जी नीयत साफ नहीं। जी, तो जहां आपके पास प्रमोटर से कंफर्ट है, वहां आपको तुरंत लगता है कि ठीक है यार, कंपनी 19-20 भी करेगी ना, इस आदमी के रिजल्ट साफ है, डेफिनेटली, मेहनत करने वाला है, डेफिनेटली, ऑनेस्ट है, डेफिनेटली। तो आगे पीछे कर लेगा। जी सेम सिचुएशन हर प्रमोटर के साथ है, फिर वो प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों ना हो। जी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी मजबूती के साथ डाइवेस्टमेंट प्लान पे आगे बढ़ रही है, और जो एक्शन इस वक्त दिल्ली में हो रहा है, जी, कमाल ही जी। है। मतलब इतनी तेजी से सरकारी मशीनरी काम करे, ये मैंने पिछले कई सालों में देखा नहीं जी है सर। डाइवेस्टमेंट को लेकर। जी। तो ऐसी सिचुएशन में दीप एक चीज बहुत क्लियर है कि सिंपल बात यह है कि जब सरकार पूरी तरह से एक्शन में, और वो सरकारी कंपनियों की प्रमोटर है और उन्होंने कमर कस लिए, तो पहली चीज तो करके रहेगी। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जो अभी तक मार्केट जनरली सोच नहीं रहा, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ और इसी चीज पर फोकस कर रहा हूँ। अब बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकोर, बीएमएल, लंबी लिस्ट है, भेल वेल, ये सब का कुछ ना कुछ या तो प्राइवेटाइजेशन होगा या एसेट मोनेटाइजेशन होगा, ये सब चीजें होने वाली है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया क्या है, इसके बियॉन्ड देखना जरूरी है, और इसके आगे देखना ये जरूरी कि नया क्या है। नया ये है कि जब ये कंपनियां सरकारी कंपनियां नहीं रहेगी, और अगर इन्होंने नाम भी बदल लिया, समझिए नाम ना भी बदले तो प्रमोटर भी बदल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आईबुल रियल है, अभी भी आईबुल रियल है, नाम नहीं बदला, जिस दिन नाम बदलेगा शायद स्टॉक की और रेटिंग होगी। ठीक उसी तरह से किसी बीपीसीएल का नाम बदलता है, किसी कॉनकोर का नाम बदलता है, और ना भी बदले तब भी प्रमोटर बदल जाए। तो क्या आप हिंदुस्तान जिंक जो पहले भारत सरकार की कंपनी थी और हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता ग्रुप की कंपनी है, उसमें कुछ फर्क समझते हैं? परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस बिल्कुल समझते हैं। सिमिलरली आपको ये लगेगा कि अल्टीमेटली कोई भी, देखिए कोई भी आदमी, आई मीन कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर जो बीपीसीएल को खरीदेगा, वो क्या करेगा? बीपीसीएल को खरीद के क्या करेगा? अगर बीपीसीएल को उसको उसी तरह से चलाना है जैसे सरकार चला रही है, तो फिर उतना ही प्रॉफिट बनाएगा। तो फिर उसके लिए इतनी बोली क्यों लगाएगा? उसको ये पता है कि मैं बीपीसीएल से सरकार के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट कैसे बना सकता हूं, तो ही वो खरीदेगा, सही बात है। तो ही वो प्रीमियम देगा। और वो उन्हें आता है, उन्हें पता है कि किस तरह से आप ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ऑपरेशंस में कुछ फायदे सरकारी कंपनियां होने के होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं, उन नुकसान को कैसे आपको कम करना है। सो इन कंपनियों की जब एक बार ये प्राइवेटाइजेशन होकर नए प्लेयर्स के पास जाएगी, तो इन कंपनियों की रीरेटिंग ही अलग होगी। तब ये बीपीसीएल सरकारी कंपनी नहीं रहेगी, ये बीपीसीएल प्राइवेट कंपनी रहेगी, और तब जो वैल्यूएशंस मिलेंगे वो अलग होंगे। तो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको पोस्ट डाइवेस्टमेंट देखना है कि डाइवेस्टमेंट के बाद, नए प्रमोटर के आने के बाद इस कंपनी की सूरत सीरत क्या होती है। जी, फर्क सिर्फ इतना है, रिस्क एक ही होती है इन मामलों में, जो मैं बता दूं कि अगर भगवान ना करे किसी भी वजह से नहीं हुआ, तो देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। यस, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कभी भी कहीं भी अटक सकता है। देखिए अल्टीमेटली होना है, पता सबको है, आपको मुझे सबको पता है कि होना है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ना हुआ, डिले हुआ, वो रिस्क आप लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हुआ तो ये बीपीसीएल 400 450 वाला कभी नहीं रहेगा। जी, आखिरी बार आप इस प्राइस पे देख रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत ही वापस 7,500 निफ्टी आ जाए तब तो अलग बात है, वो तो आपको मुझे नहीं पता। लेकिन कहने का मतलब है कि री रेटिंग हो जाएगी। री-रेटिंग हो जाएगी। ये सिर्फ बीपीसीएल की नहीं होगी, ये शिपिंग की भी होगी, शिपिंग कॉर्पोरेशन की भी होगी, ये कॉनकोर की भी होगी, ये सारी कंपनियों की होगी जो जहां प्राइवेट प्लेयर्स आकर आगे मजबूती से काम करेंगे। तो आप अगर इन सरकारी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, वो मैं बार बार बताऊँ, कुंडली मार के बैठ जाइए। जैसे वो किसी राजा महाराजाओं के खजाने पे वो नाग देवता नहीं बैठते थे, पुरानी कहानियों में हमने सुनते कि वो कुंडली मार के बैठे, कोई ले नहीं सकता, वैसा कुंडली मार के बैठ जाइए। क्लियर है सर। तो नजर रखिए, बड़ी खबर बीपीसीएल को लेकर, और आज ये स्टॉक डेफिनेटली एक्शन में रहेगा, और हमने भी आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव बातें बताई थी। कुछ और एक्सक्लूसिव बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में सर, पर आज का फिर सेटअप समझ लेते हैं पहले। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, क्योंकि अमेरिका में तेजी थोड़ी उम्मीद से ज्यादा हुई है, और S&P तो 9 महीनों के सबसे बड़े उछाल के साथ बंद हुआ। हल्के फुल्के डाउ फ्यूचर्स नीचे है, लेकिन ठीक है, कोई खास चिंता वाली बात नहीं, 101 पॉइंट नीचे है। लेकिन ओवरऑल दोनों मिलाकर 300 पॉइंट की एक्स्ट्रा तेजी और 100 पॉइंट का डाउ फ्यूचर का नीचे होना, फिर भी आपके पास 200 पॉइंट एडिशनल है। सो पॉजिटिव संकेतों के साथ जा रहे हैं। एफआईज के और घरेलू फंड दोनों के संकेत मैंने न्यूट्रल साइड में रखे हैं। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी न्यूट्रल है। थोड़ा एक बार फिर से मुझे अच्छी क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ट्रेंड में हम करेंगे बदलाव। 14,700 14,750 निफ्टी के लिए आज मजबूत सपोर्ट जोन है शुरुआत में।
इसके नीचे 14,635, 14,675 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी करने की राय बनेगी। ऊपर में 14,850, 14,900 ये रुकावट का लेवल है। इसके पार निकलकर ट्रेड करना शुरू किया तो 14,975, 15,000 वो लेवल है जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। और जैसा कल हमने कहा 14,800 पे शॉर्ट करना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर शॉर्ट भी करना चाहिए। करना है, हाँ करना है। ठीक है। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, टीवी स्क्रीन, ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं और प्रॉफिट में घूमना जानते हैं, तो आपके लिए 100% शॉर्ट करना है ऊपर। ओके। मौका दोनों तरफ है, ये एक तरफा मार्केट है ही नहीं। आप मान के चलिए इंडेक्स में दोनों, कल भी दिया मौका जी, ऐसा नहीं कल मौका नहीं दिया, कल मजबूत बाजार में भी कल आपको पूरे मौके मिले। और कल आपको 14,800 पर बोला था कि आप पक्का शॉर्ट कीजिए, वहां से 100-125 पॉइंट मिला तो आपको मिलेगा मौका। अगर आता है 14,900 तो पक्का बेचना चाहिए एक बार, चांस लेना ही चाहिए ये आपके लिए, है ना। बैंक निफ्टी 34,800, 35,000 सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 34,500, 34,650 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग खरीदारी सारे करना चाहिए। ऊपर में 35,575, 35,750 कल का हाई 35,575 जो आपको दिया था एग्जैक्टली वहीं पर घुमा है, आज भी वही हाई है और ऊपर में 35,750 तक। इसके पार निकलने पर 35,850, 36,100 ये बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ शॉर्ट भी करना चाहिए। ओके, शॉर्ट भी करना चाहिए। ठीक है। तो जो लेवल दीप आप कह रहे थे ना कि निफ्टी के लिए जहाँ अगर 15,100, 15,000, 15,100 के ऊपर बंद होना शुरू करे, 15,100 के ऊपर बंद दे दे तो ये काम हो जाएगा। वही 36,550, 36,550 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा और 15,100 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो फिर नए लाइफ टाइम हाई के लिए बढ़ेंगे। ये दो लेवल आप नोट करके देखेंगे, 15,100 क्लोजिंग लेवल पर निफ्टी, 36,550 क्लोजिंग लेवल पर बैंक निफ्टी। ये दो लेवल पर मैं फिर से फुल सुपर बुलिश। ओके। फिर ये रेंज बाउंड ट्रेड और ये वो कुछ नहीं, इन दो के ऊपर बंद होने दो सुपर। पॉजिटिव तो हम अब भी हैं, पूरे गिरावट में भी लगातार आपको कंफर्ट कॉन्फिडेंस ये दिया कि लेते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, आपको मौका मिलेगा। ऊपर में अब आप देते भी रहो, फिर मौका मिलेगा। सही बात है वैसे। ठीक है, आज के दिन के लिए क्या रेंज है सर? 14,750, 14,850 दिन की छोटी रेंज है, 14,700, 14,900 दिन की मीडियम रेंज है और 14,635 से लेकर 14,975 दिन की बड़ी रेंज। आज लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरे आराम से मिल गए। बैंक निफ्टी 35,000, 35,700 दिन की छोटी रेंज है। अगर 35,575 हमने पार किया तो 34,800, 35,850 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना इसी रेंज से काम चला लें और उसके बाद बड़ी रेंज जो निकल कर आती है वो है 34,650 से लेकर 36,000 के आसपास की बैंक निफ्टी पर बनती है। ये है आपके लिए दिन की रेंज। ठीक है। एफआईज ने नेट पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई है, 61 से 67% की है। उसकी वजह यह है दीप कि उन्होंने अपनी जो नेट शॉर्ट थी वो 23% से घटाकर 17% की, तो 6% नेट शॉर्ट किया है कम, उस वजह से इंडेक्स लॉन्ग बढ़ा है। ऐसा नहीं कि खरीदारी की है, लॉन्ग पोजीशन जो 35% पे चल रही थी वही की वही रखी है। तो जो कुछ भी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है एफआईज की 61 से 67%, 6% सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट घटी है। तो एफआई ने सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, खरीदारी के मूड में अभी कन्विक्शन नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। दूसरा पुट कॉल रेशियो 0.93 से 1.05 थोड़ा बढ़कर आया है, लेकिन अभी भी ओवरसोल्ड ही है, अभी भी ओवरसोल्ड ही है। तो इसलिए अभी भी नीचे के लेवल पर आपको खरीदारी आएगी। ओके, वो देखकर चले। ठीक है। विक्स थोड़ा घटा है 9%, थोड़ी रिलीफ है, लेकिन विक्स तो का कोई समझ ही नहीं आता, तो इतना वोलेटाइल है कि इतना 10% इंडेक्स मूव होता है रोज, यही हाल जी। ठीक है सर, अब बताएं फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करें सर? क्या किस हिसाब से लेवल्स पर ध्यान रखना है? 14,700 देखो वैसे क्लियर ईमानदारी से स्टॉप लॉस जो बढ़िया बनता है आपके लिए वो 14,635 बनता है कल के लो का। ओके। अब आप और गैप से खुल जाएंगे, इतना दूर कौन रखेगा। तो फिलहाल 14,700 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखिए निफ्टी पर। ठीक है। 34,975 कल के लोज के आसपास बैंक निफ्टी पर रखिए स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये आपका स्टॉप लॉस है। शॉर्ट अगर आपकी हैं दीप तो 14,825 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, इसके ऊपर काट के खत्म करिए। इनफैक्ट कल का हाई निकलता है 14,800 के ऊपर टिक जाता तो फिर शॉर्ट बने रहने में कोई समझदारी नहीं। और 35,600 कल का हाई पार करने पर आप अपनी शॉर्ट काट लीजिए बैंक निफ्टी पर। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कल के हाईज आपके लिए एक तरह से स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर टिक जाए 5-15 मिनट तो फिर शॉर्ट काट लीजिए। ठीक है सर, नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी 14,700 के स्टॉप लॉस के साथ 14,800, 850, 900, 925 और 975 ये सारे टारगेट निफ्टी के लिए आप अगर खरीदारी करते हैं तो।
जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, हम शॉर्ट करने वालों को ये सोचना कहाँ से शॉर्ट करना शुरू करें। बेटर जो रेंज है वो है 14,900 से 14,975 अगर मिलता है तो। बाकी अगर डाउ बहुत खराब हो जाए तो आप 14,850 पे भी सोच सकते हो, है ना, कि अभी तो सोई नीचे है, तो देखते हैं कहाँ आगे क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन 14,900 975 में कंफर्टेबल हूँ जहाँ शॉर्ट करना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस होगा 15,025 का। ओके, ठीक है, नीचे 14,850 800, 14,765 14,725 ये लेवल है जिसके लिए आपको शॉर्ट करनी चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी खरीदिए, कल का लो है 34,983, उसके नीचे 34,975 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, ऊपर में 35,575 पहला टारगेट कल का हाई का। ठीक है, 35,700 750, 35,800 36,000 और 36,100 बस 36,100 मैक्सिमम। ओके, अभी तक उसके ऊपर नहीं दिख रहा। बाकी तो फिर बहुत डाउ तेज हो जाए कर जाए तो अलग बात है, अभी नहीं दिख रहा। ठीक है, बेचना है 35,850 36,100 की रेंज में। अब 35,575 पे आपको रिव्यू करना है कि लॉन्ग रखना है शॉर्ट रखना है, ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल देख के, जो कल का हाई है। 35,850 36,100 में मैं कंफर्टेबल हूँ शॉर्ट करने के लिए, वहाँ मुझे दिक्कत नहीं है। तो छोटा स्टॉप लॉस जिनको लगाना है वो 36,150 का ही लगा लें, और जिनको डीप लगाना है वो 36,300 का लगाए। सर कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, डाउ फ्यूचर्स देखिए, हाँ, डाउ 100 नीचे आया है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सब नीचे आ रहे हैं, जापान, हांगकांग, चाइना, सब नीचे आ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगे। तो ठीक है, तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि शॉर्ट कहाँ करना है। ठीक है, फिर 35,750 35,700 35,600 35,500 और 35,300 तक के लेवल के लिए ऊपर में शॉर्ट। ठीक है सर, क्लियर हो गया। वायदा कारोबार के बैन में तो कुछ नहीं है सर। ये बताएं अब फंड्स का डेटा कैसे समझे, जो हम बात कर रहे थे पहले, किस तरह का एक्शन रहा? शॉर्ट कवरिंग की है हल्की फुल्की एफआईज ने, और वो भी कैसे कि देखिए 125 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईज की, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सामने 195 करोड़ के घरेलू फंड में, पता नहीं कैसे मैच करते हैं डेटा, लगभग बराबर आ जाते हैं, ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो कोई खास है नहीं। वायदा कारोबार के डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग। इंडेक्स में दीप देखिए लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है 6%, लेकिन इंडेक्स में 1,500 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं 1,498 करोड़ के, सामने स्टॉक फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ की खरीदारी की। तो स्टॉक्स की तो हल्की फुल्की खरीदारी हुई है, लेकिन इंडेक्स मैंने गलत लिख लिया कि इंडेक्स में खरीदारी का आंकड़ा है 1,498 करोड़। मैं वही सोचा था कि बाई फिगर होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये फिगर सही है। इंडेक्स में जो 1,498 करोड़ की खरीदारी है ना, हाँ, तो ये जो खरीदारी हुई है इंडेक्स में, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से होती हुई दिखी है। और थोड़ा बहुत 1,000 करोड़ का स्टॉक्स जो खरीदा वो भी शॉर्ट कवरिंग है। तो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है जी, बजाय बिकवाली के। ओके, तो ये हो गया। अब आइए वायदा कारोबार। 15,000 ऊपर आपकी कैप है, क्यों? क्योंकि 15,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 37 लाख शेयर का। लेकिन उससे पहले दीप आज के लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या है वो समझ लीजिए। नीचे 14,700 तोड़ने के बाद आप कमजोर फील करिए, ऊपर 14,800 के ऊपर टिकते हैं तो मजबूत। मेरे हिसाब से 14,800 के आसपास शुरुआत करेंगे आप। इसके ज़्यादा ऊपर लगता नहीं है। और क्यों? क्योंकि 14,800 के कॉल्स पर 28 लाख शेयर है। तो 14,700 14,800 आपके लिए शुरुआती रेंज हो गई बाजार की। 14,800 के ऊपर अगर टिके तो 850 900 तक जाएंगे, और 14,800 को ही पार करने में मुश्किल है तो नीचे 14,700 आपका इमीडिएट सपोर्ट है। तो 100 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार से निकल कर आ रही है। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे उस तरफ फिर आप बड़ा मूव देखेंगे। फिर 14,635 14,850, ठीक है, इधर 75 पॉइंट, इधर 65 पॉइंट, इधर 50 पॉइंट, ये आप समझ लीजिए वायदा कारोबार में। बैंक निफ्टी 35,000 इमीडिएट सपोर्ट है। डेटा कम है, 5-5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, इसलिए डेटा से फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल का लो ध्यान में रखिए और कल का हाई ध्यान में रखिए। इन दोनों में से जिस तरफ बाहर निकलेंगे फिर बड़ा मूव, ये आपके लिए डेटा है। ठीक है सर, तो ये तो रहा पूरा इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी और किस तरह से डेटा समझना है। पर एक स्पेशल ट्रीट भी है आपके लिए, बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से कल दीपम सेक्रेटरी का ट्वीट भी आया है और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट लोगों का आता दिख रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन। और आज से मेरी टाइम समिट भी शुरू हो रही है, तो शिपिंग स्टॉक्स सारी वजहों से आपके लिए सुर्खियों में रहेंगे। विनिवेश के लिए कई बोलियां भी उन्हें मिली है और तगड़ा रेस्पॉन्स आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है 108 110 112 इन 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन में, और 102 का स्टॉप लॉस लगाकर आप तेजी कर सकते हैं। बिल्कुल, शिपिंग कॉर्पोरेशन। शिपिंग कॉर्पोरेशन, और ये तो हाई कन्विक्शन आइडिया रहा है सर।
हाँ, बिल्कुल। लगातार आपने मतलब ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई स्टॉक आप बहुत ही सही दाम पर पकड़ लेते हैं उसको कि भाई इसमें ये बड़ा गेम है। तो वो शिपिंग कॉर्पोरेशन 35 रुपये 34 रुपये में समझ में आ गया था। सिमिलरली आपके लिए देखिए भेल 30 32 35 रुपये से लगातार समझ में आ गया कि इसको 60 65 होना है 70 होना है। ये कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो सही वक्त पर आपके जीएमडीसी टाइप के स्टॉक हुए 42 40 रुपये में आ गए। तो कुछ कुछ शेयरों में जहाँ वैल्यू होती है, बस यही होता है कि इन शेयरों में एक ही दिक्कत है दीप, की टाइम कब चलेंगे पता नहीं होता। सबके लिए समस्या एक ही है। 70 रुपये में एबी कैपिटल बहुत अच्छा है, लेकिन वो 70 का 100 कब होगा, 100 का 125 कब होगा, वो जवाब होता नहीं है हमारे पास में। अब चल गया तो हम भी कह सकते हैं देखिए हमने बोला था, वो बात सही है, लेकिन अल्टीमेटली किस दिन चलेगा इसका जवाब तो शायद बिरला जी के पास भी नहीं है जिनकी कंपनी है। सही बात है सर। तो फिर क्या करेंगे वो, ये बस आपको भरोसा होना चाहिए आपने जो खरीदा वो अच्छा खरीदा है, सही चीज ली है, फिर आप बने रहिए। कभी न कभी चलेगा, अब कोई पहले चलता कोई बाद में चलता। प्रॉब्लम क्या होती है कि अब अच्छा दर्शकों की भी गलती नहीं, सब चल रहा है, अगर उन्हीं का स्टॉक नहीं चले तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है। आती है सर, और फिर बोले आपने दिलवाया तो उनका भी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जगह जायज है, उनकी भी गलती नहीं, पूछेंगे। बट यही है कि अच्छा शेयर लेके शांति से बैठिए, पैसे तो बनेंगे, पैसे तो बनेंगे बिल्कुल। और शिपिंग कॉर्पोरेशन पर तो अनिल जी की लगातार आपको दमदार राय मिली है, हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। डाइवेस्टमेंट प्रोसेस बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों कंपनीज की तरफ से, और शिपिंग कॉर्पोरेशन है आपके लिए आज का स्टॉक ऑफ द डे। एक बार देख लेते हैं कि इस पर लगातार अनिल जी ने आपको क्या सलाह दी है। यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि 2 हफ्ते से एक्सटेंड हो जाएंगी ईओआई की टाइमलाइन, और उसकी वजह ये है कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ एससीआई के लिए इंटरेस्ट दिखा रही हैं। ये कुछ एक कारण है जिससे बड़ा एक्शन आपको आता हुआ दिख सकता है। ये सब कंपनियों में री रेटिंग होनी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन को 3 डिजिट में पड़ा हुआ है, देखो 1150 BML है, करेक्ट। हम 1000 रुपये में भी चिल्ला के बोले अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी लीजिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन 105 हो गया, देखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन एक और जी बिजनेस की खबर पर लगी है मुहर। इनकी जो डाइवेस्टमेंट प्रक्रिया है, कल ईओआई की डेडलाइन थी। डिपैम सचिव ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए कई बोलियां मिली हैं और अब नेक्स्ट चरण इसका शुरू हो रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारी एक और खबर पर लगी है मुहर, और जिस लेवल से अनिल जी ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया था वहां से ऑलरेडी स्टॉक ट्रिपल हो गया है, पर यहां से भी और आपको बढ़िया गेंस दे सकता है। आज का स्टॉक ऑफ द डे शिपिंग कॉर्पोरेशन, नजर रखिए इस पर। ढेर सारे और स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेंगे, चलिए उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ वरुण, कुशल, साथ ही देवांशी और मानसी तैयार है। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। देखिए, ट्रिगर्स में कुछ स्टॉक्स है जहां पे आपको नजर रखनी है। इसमें सबसे पहले तो टेक्समैको इंफ्रा एंड होल्डिंग है। आज डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पे यहाँ पे बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा मैरीटाइम समिट जो है आज से 2-4 मार्च के बीच रहने वाला है, तो उसके चलते जितने भी शिपिंग काउंटर्स है जैसे कि ड्रेजिंग कॉर्प, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब पे आपको नजर रखनी है। पीएम मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेट करेंगे इसको 11 बजे के आसपास। इसके अलावा नितिन गडकरी जो है वो ऑटो मेकर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। काफ़ी सारे मुद्दे हैं जैसे कि BS6, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिस पे बातचीत होने वाली है। स्पेक्ट्रम के लिए जो बिडिंग है वो आज भी जारी रहेगी, तो जितने स्टॉक्स है टेलीकॉम वाले वहाँ नज़र रखिए। कल इनमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली थी। कुछ प्राइस बैंड रिवाइज हुए हैं, 20% से 10% हो गए हैं। ग्रीव्स कॉटन, लिंडे इंडिया, MMTC, नेशनल फर्टिलाइजर और RCF जहां पे लगातार तेज़ी देखने मिली, वहां पे प्राइस बैंड का रिवीजन हुआ है। इसके अलावा हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर है CSC, टाटा पावर और JSW एनर्जी के लिए। खबर यह है कि कैप्टिव माइनिंग जो है उनके ओनर्स 50% कोयला जो है उसको अब बाहर जो है खुले बाजार में भी बेच पाएंगे। सरकार मंजूरी देने के लिए पॉलिसी में बड़े बदलाव करने के लिए तैयारी कर रही है। आपको याद होगा हाल ही में जो कोल ब्लॉक की नीलामी हुई थी उसमें खुले बाजार में कोयला बेचने पे रोक नहीं थी, लेकिन जो कैप्टिव माइन है, जो कैप्टिव माइन इस्तेमाल करते हैं उन पे कहीं ना कहीं रोक थी, तो ये रोक अब हटने जा रही है, तो उसका बड़ा फायदा जो है इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देगा। सेबी की एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक बैठक है, ये भी हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। NSE की ट्रेडिंग हॉल जैसे हालात से निपटने के लिए उपाय पर चर्चा होने वाली है। एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, इनकी एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी मई तक रिपोर्ट जो है सेबी के साथ साझा करने वाली है। NSE की ट्रेडिंग हॉल पे वित्त मंत्री का ये बड़ा बयान आया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि NSE में जो तकनीकी खामियां हुई है उसका एक बहुत भारी पड़ा है, कहीं ना कहीं ये उन्होंने कहा है, तो ये भी एक बड़ा इवेंट है आज के लिए। लिंडे इंडिया, यहाँ पे नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। रेवेन्यूज़ 15% बढ़े, मार्जिन 24% से बढ़ के 27%, मुनाफा हालांकि कम हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम के
चलते कहीं ना कहीं मुनाफा कम हुआ है, लेकिन अगर बाकी ऑपरेशन नतीजे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की काफ़ी बेहतर है। और गैस कंपनीज यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि एमजीएल के बाद अब आईजीएल ने कीमतें जो है वो बढ़ा दी है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 70 पैसा, पीएनजी की कीमतें करीब 91 पैसे बढ़ी है। तो जितनी गैस कंपनीज है वहाँ पे नज़र रखिए, 2 मार्च यानी कि आज से कीमतें बढ़ चुकी है। ओके, तो नज़र रखिए कुछ और जी बिजनेस एक्सक्लूसिव्स आपके लिए जहां पर एक्शन दिखेगा। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो आज जो पेट्रोल और डीजल है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी कट कर सकती है, ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हो सकता है ग्राहकों के लिए। साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ये कॉल जो है फ्यूल टैक्स पर ओपेक की जो मीटिंग है 4 मार्च को हो सकता है उसके बाद ये लेती हुई नजर आए। साथ ही टाटा मोटर्स, दिल्ली सरकार का यह ऐलान है कि जो नेक्सॉन ईवी पर सब्सिडी जो वो देते थे वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की सब स्टैंडर्ड रेंज परफॉर्मेंस आई है उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है और कंपनी ने इस डिसीजन को अनफॉर्चुनेट बताया है। तो अब देखना होगा कि आगे जो है इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। साथ ही ऑटो स्टॉक्स फिर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि कैफे यानी कि जो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं कैफे 2 के, उनके नियमों को टालने की जो उम्मीद है वो कम होती हुई दिख रही है। दरअसल ऑटो कंपनियों ने 2024 के बाद जो है ये नियम लगाने को की मंजूरी दी, ये नियम लगाने की रिक्वेस्ट की थी, पर सरकार की तरफ से ये चीज आ रही है कि जो नियम है 2022 तक लागू हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑटो कंपनियों की जो खर्च है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है और उस वजह से मांग पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा फरवरी महीने में जो ऑटो बिक्री आंकड़े आए हैं उस पर और भी कंपनियों ने अपने नंबर्स जारी किए हैं, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। 5.05 लाख यूनिट्स इन्होंने बेचने में सफलता प्राप्त की है। हमारा अनुमान 4.7 लाख यूनिट्स का था, तो यहाँ पर एक आपको बीट दिखेगा। साथ ही कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स है वो भी 18,000 यूनिट से बढ़कर करीब 21,000 यूनिट्स होते हुए दिखे हैं। वीएसटी टेलर्स, इनकी जो पार टेलर परफॉर्मेंस है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 59% की बढ़त हमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में देखने को मिली है। और साथ ही जो आइशर मोटर्स है, जो इनकी रॉयल एनफील्ड की बिक्री है, यहाँ पर भी दमदार बीट आता हुआ दिखा है। 67,000 के हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी जो है ऑलमोस्ट 70,000 यूनिट्स बेचने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा आईआरसीटीसी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कंपनी को सारे जो मोबाइल केटरिंग है उनके करार को रद्द करने की फैसला लिया है। तो ये एक नेगेटिव खबर है और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये रद्द किए जाएंगे। साथ ही कॉनकॉर रेलवे सेक्टर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि फरवरी में जो फ्रेट लोडिंग है उसमें 10% की सालाना बढ़त हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट फरवरी में जो फ्रेट से आय आई है वो करीब 11,100 करोड़ रुपए की है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर जहां पर रखनी है नजर। कुछ फंड एक्शन भी है और खबरें भी हैं देवांशी के पास, वो भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए एनएमडीसी, कोल इंडिया दोनों के प्रोविजनल आंकड़े आते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर। एनएमडीसी सबसे पहले नजर करते हैं तो फरवरी में इनका जो उत्पादन है वो 3.24 मिलियन टन से बढ़कर 3.86 मिलियन टन पर होता हुआ दिखा है। 19% तक की बढ़त है। और साथ ही इनकी जो बिक्री है वो 2.91 मिलियन टन से बढ़कर 3.25 मिलियन टन होती हुई दिखी है। करीब 12% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। कोल इंडिया दूसरी तरफ नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, जो उत्पादन है उसमें 6.5% तक की गिरावट देखने मिली है, 61.9 मिलियन टन पर आती हुई दिखी है। और साथ ही इनकी जो कुल बिक्री है वो भी 54.6 मिलियन टन से घटकर 51.2 मिलियन टन पर आती हुई दिखी है। करीब 6.25% तक की गिरावट हमने इस महीने आती हुई दिखी है। तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। टेक महिंद्रा पर नजर रखें, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पिटीशन को खारिज कर दिया है, जहां पे ईडी ने कुछ समय पहले सत्यम से जुड़ा हुआ ये मामला था और उनको कहा गया था टेक महिंद्रा को कि 822 करोड़ के जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनको अटैच करने होंगे, लेकिन अब इस फैसले को खारिज कर दिया है। ये खबरें पहले भी आई थी रिपोर्ट्स के आधारित, लेकिन अब कंपनी ने ये बता दिया है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में। इसी के चलते आज टेक महिंद्रा पर पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा जा सकता है। पावर ग्रिड पॉजिटिव खबर आई है। कल बोर्ड की बैठक थी जहां पे 4 रुपए प्रति शेयर के इंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है, ये पॉजिटिव है। और टैक्स मेको रेल इंजीनियरिंग, जहां पे बोर्ड ने प्रमोटर को 115 करोड़ के इक्विटी शेयर्स जारी करने को मंजूरी दे दी है। जुआरी ग्लोबल एडवांस फाइनेंस को ये शेयर्स जारी कर दिए जाएंगे। कैमलिन फाइन साइंसेज, इस पर नजर रखिए, जहां पे कुछ समय पहले खबर आई थी कि इनके जो पालघर का यूनिट है इसको बंद करने का फैसला लिया गया था।
जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से आदेश आया था, लेकिन जो भी ज़रूरत थी वो कंपनी ने पूरी कर दी है और आज से ये जो प्लांट है वो दोबारा शुरू होता हुआ दिखेगा। ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, कल एनालिस्ट की कॉन कॉल थी और कंपनी ने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं। उनका कहना है कि जो पीटर इंग्लैंड है उसमें 900 करोड़ के बिजनेस स्प्रेड्स करने की योजना है। 1000 जो स्टोर्स हैं वो भी खोलने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। एलन सोली 500 स्टोर्स आने वाले 3 साल में खोलते हुए दिखेंगे। तो कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव माने जा रहे हैं। ई कॉमर्स को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि उस पर फोकस किया जाएगा। और साथ ही बल्क डील्स पर नज़र कर लेते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पर नजर रखें, जहां पे बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट दोनों ने यहां पे शेयर्स बेचे हैं। बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट ने 50 लाख शेयर्स बेचे हैं 51.75 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर, जो लगातार बेच रही है। एग्जिट करने की योजना है। और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने भी कल 40 लाख शेयर्स बेचे हैं 47 रुपीज़ 23 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तो इस पर भी आप नजर रखें। ओके, तो ढेरों और खबरों वाले शेयर्स और कुछ फंड एक्शन आपके लिए। इसके साथ ही आज ब्रोकरेज एक्शन भी भरपूर है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। बीपीसीएल पर सीएलएसए, जेपी मॉर्गन, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। दरअसल नुमालीगढ़ रिफाइनरी हिस्सा बिक्री पर इन रिपोर्ट्स में चर्चा की गई है। सीएलएसए की रिपोर्ट के मुताबिक आउट परफॉर्म रेटिंग ये बरकरार रखे रहे हैं, लक्ष्य 450 के दे रहे हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी हिस्सा बिक्री सीएलएसए के अनुमानित वैल्यू के 16% कम पर हो रही है। वहीं नुमालीगढ़ रिफाइनरी के 16,000 करोड़ के वैल्यूएशन का फेयर वैल्यू पर 9 रुपए प्रति शेयर का असर होने की संभावना है। विनिवेश के लिए यह हिस्सा बिक्री काफी अहम है और इस पूंजी से आगे अधिक डिविडेंड मिलने की भी उम्मीद है। तो सीएलएसए आउट परफॉर्म रेटिंग दे रही है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग दे रही है, लक्ष्य उन्होंने 525 से बढ़ाकर 550 कर दिए हैं। जेफरीज की राय खरीदारी की है, 500 के लक्ष्य ये दे रहे हैं। 9,900 करोड़ में एनआरएल हिस्सा बिक्री अनुमान से बेहतर दाम पर है इनके हिसाब से, और ये पूंजी भारत ओनम रिफाइनरी में और हिस्सा खरीदने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। 30 रुपए प्रति शेयर के वन टाइम डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी कर सकती है। तो इसके चलते खरीदारी की राय जेफरीज की। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 480 के। एसबीआई कार्ड्स पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, इन्होंने कवरेज इनिशिएट की है। आउट परफॉर्म के साथ नई कवरेज की शुरुआत की, लक्ष्य 1250 के दे रहे हैं। मजबूत ग्रोथ और शानदार मुनाफे से कंपनी को सहारा मिला है और रिपोर्ट में मजबूत मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक बरकरार रखने की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। मारुति पर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है। ओवरवेट रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। मजबूत मांग, बेहतर वॉल्यूम्स का सहारा है और आगे किसी के तरह की कीमतों में बढ़त अगर होती है तो इसे भी पॉजिटिव समझा जाएगा। तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट है जिस पर फोकस रहेगा। ओवरवेट की रेटिंग है। ये है आपके लिए वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर एक्शन होता हुआ दिखेगा आज के सेशन में। आइए बढ़ते आगे, और इससे पहले कि हम हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करें और पिक ऑफ द डे उनसे लें, उससे पहले बताएं कि एक खबर थोड़ी देर पहले आई है सीडीसी की तरफ से, और उनका ये कहना है कि कोविड-19 के जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो अलग अलग तरह के वायरस जो निकल कर आ रहे हैं, वो थोड़ी सी रिस्क है कोरोना की वैक्सीन को लेकर। जो कोरोना की वैक्सीन बनी है वो इन नए वेरिएंट से लड़ पाएगी, इसमें थोड़ा संदेह है। ये कहना है सीडीसी का। सीडीसी कौन है? सीडीसी है अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मतलब वहाँ का, मतलब एक तरह से समझ लो कि दवाइयों का रेगुलेटर है। सारी दवाइयाँ उनके हिसाब से, उनके अप्रूवल से निकलती है। ठीक है, तो ये उनका कहना है कि ये थोड़ी सी रिस्क है, हो सकता है बाजार इस वजह से थोड़े गिरे, शायद थोड़ा सा, क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि ये जो नए वेरिएंट्स हैं वो वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। हाँ। पर इनका डर यह है कि जिस तरह से और नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्या आगे वैक्सीन इतनी प्रबल रहेगी या नहीं, वो जानना जरूरी है। क्योंकि यूके का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का है, ब्राजील का है, और भी कई सारे आ रहे हैं। तो डर अब बनते जा रहा है कि जिस तरह से नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्या सभी वेरिएंट्स के सामने वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं। कोरोना का लोकलाइजेशन हो रहा है। वैसा करेक्ट, मतलब चाइना से शुरू हो गया, हर देश वाला अपने अपने वेरिएंट। किसी ने जोक भी करा था कि सब देश अपनी टीम बना लो और एक कोरोना वर्ल्ड कप करते हैं। तो बस वो थोड़ी सी हो सकता है, इस नॉट नेसेसरी कि इसी वजह से गिरा हो, लेकिन बीबीसी ने ये खबर रिपोर्ट की है अभी 11 मिनट पहले, 12 मिनट पहले ये खबर रिपोर्ट हुई है, और तभी मार्केट तो हमने वो जोड़ के देखा है कि भाई 1 और 1 11 हो रहे हैं। तो जिस समय मार्केट गिरना शुरू हुए थोड़े ग्लोबल मार्केट, तो उसी वक्त ये खबर आई सीडीसी की तरफ से।
सीधी सी बातों को आप हल्के में नहीं लेते, मतलब वहाँ का जो ये मेडिकल डिपार्टमेंट है ये मजबूत है एक्चुअली, वो कुछ कहता है तो उसका मतलब होता है जी सर। तो बस इसी वजह से थोड़ा बहुत नीचे आया हो तो आया, बट ठीक है, वैक्सीन तो है ना, हमने बिना वैक्सीन के इतनी तेजी कर ली, अब तो वैक्सीन हाथ में है तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें, ये छोटी मोटी जब खबरें आती है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, वापस आप ट्रैक पर आ जाते हैं। आइए पिक ऑफ द डे का बिगुल। आप सबका स्वागत है। शुरुआत कीजिए किरण जी आपकी पिक ऑफ द डे के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द डे रहेगा आरती इंडस्ट्रीज, जिसने एक अच्छे रेजिस्टेंस को कल के सत्र में तोड़ दिया है। उसका लेवल था लगभग 1255 1260, तो इसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। 1250 का आपका स्टॉप लॉस, टारगेट्स के लिए 1315 1325। 1315 1325 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे बीईएल है, जिसमें बाय करके चले। 146 का बंद है, 144 का मेरा एक दो स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 153 तक के लेवल आज के दिन में यानी कि आज और कल में देख सकते। ओके, बीएल में करें खरीदारी, ये राय है वागले साहब की तरफ से। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैंने जिस स्टॉक को चुना है वो है यूपीएल यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, जिसमें एक बुलिश सॉसर पैटर्न डेली चार्ट पर बना है। ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि अनिल जी ये स्टॉक आपको अच्छी तेजी दिखाएगा, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर 584 रुपए पर 584 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। 612 और 620 ये दो टारगेट हैं जिनके लिए यूपीएल में खरीदारी कराएं। ओके, सिमी जी गुड मॉर्निंग। सिमी जी आपका शेयर कौन सा है सिमी जी। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा शेयर होगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जिसमें करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा। 90 का स्टॉप लॉस के साथ 99 से 100 का टारगेट इंट्राडे के लिए। के 99-100 तक जाने की तैयारी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की। ये भी एक मजबूत शेयर कल 5-6% मजबूती के साथ हुआ बंद। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने कौन सा शेयर चुना है आज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अगर आपको ध्यान हो, जब आप दिल्ली में थे तो मैंने एक स्टॉक पे बाय कॉल दिया था यूटीआई एएमसी पर। हाँ। और मैंने बोला था पहला व्यक्ति हूं जो इस स्टॉक पे बाय कॉल दे रहा है। तो आज अनिल जी मैं स्टॉक पिक निकाल के लाया हूं ना, उस नाम से अनिल जी स्टॉक पिक देने वाला मैं दूसरा व्यक्ति होऊंगा। तो ये स्टॉक है अनिल जी आरपीएसजी वेंचर्स। आरपीएसजी वेंचर्स है मेरी स्टॉक पिक, दूसरा व्यक्ति हूं जो इस पर बाय कॉल दे रहा है और स्टॉप लॉस है 298 का। 331 के टारगेट के लिए आरपीएसजी वेंचर्स पर खरीदारी की राय है। पुराना नाम इसका होता था सीईएससी वेंचर्स। तो पहले व्यक्ति विकास सेठी साहब है। हाँ अनिल जी बिल्कुल विकास सेठी साहब हैं। उन्होंने तो पता नहीं कितनी बार रिकमेंड करा होगा ये स्टॉक, तभी आपको अनिल जी याद है, मुझे भी याद है। पहले व्यक्ति अनिल जी विकास सेठी साहब हैं। मेरे ख्याल से अनिल जी इस नाम से तो उन्होंने भी एक ही बार रिकमेंड करा है। हाँ, इस नाम से तो एक ही बार किया। जैसे आपने दूसरा बोला तो मेरा ध्यान स्टॉक में कम था, मेरा ध्यान इस चीज में था वो आदमी पहला कौन है पहले उसको ढूंढूं। तो फिर मतलब फ्लैशबैक में गया तो पता चला कि सेठी साहब ने रिकमेंड किया था। बिल्कुल, ये सीईएससी वेंचर इसका नाम हुआ करता था और अब नाम है आरपीएसजी। अब आपको मुश्किल लगता है कि कैसे पढ़े, तो इसको आसानी से याद करने का तरीका आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, तो उससे हिसाब से सीएससी की जगह हो गया आरपीएसजी, आरपी संजीव गोयनका। अब वेंचर अब याद हो जाएगा इजी, आरपीएसजी, इससे ध्यान रखिएगा आप। आइए सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल को सिलेक्ट करना चाहिए। बीपीसीएल मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और बीपीसीएल में यहाँ से मेरे को लग रहा है ऊपर में 470 रुपए से लेके 490 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो बीपीसीएल में खरीदारी करनी है 455 के आसपास, 440 का स्टॉप लॉस, 470 से 490 के लेवल जल्दी ही बीपीसीएल में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके बिल्कुल, तो ये बीपीसीएल, और बीपीसीएल ने जो कुछ भी कल नुमालीगढ़ रिफाइनरी अपनी बेची आसाम सरकार, ऑयल इंडिया और ईआईएल को, इस पर उनके डायरेक्टर फाइनेंस एन विजय गोपाल से होगी खास बातचीत 10:35 पर। तो आज मिस मत कीजिएगा, बीपीसीएल के टॉप मैनेजमेंट को सुनिएगा जी बिजनेस पर। 10:35 पर ही आपके पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी आ जाएगी जो अपनी पारी की शुरुआत करने वाली है और कल से जिसका खुलेगा आईपीओ, MTAR
बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है और इस कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ेगा और कल आईपीओ खुलने वाला है। उससे पहले ही श्रीनिवास रेड्डी साहब जुड़ेंगे और उनसे समझ लीजिए कि कंपनी करती क्या है, क्या कारोबार है, आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ये समझ लेंगे तो कल पैसा लगाना है या नहीं लगाना है इस पर आपके लिए होगी आसानी और आज ही मन बनाने का टाइम मिल जाएगा। आइए अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज जो शेयर चुना है वो पिक ऑफ द डे भी है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी में जो बड़ा ट्रिगर है अनिल जी वो 5G ऑक्शन को लेके है। यहाँ पे मार्च में 5G ऑक्शन की शुरुआत होगी, लेकिन ग्लोबली ऑलरेडी 5G ऑक्शन का 5G रोल आउट ऑलरेडी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बुक है, करीबन 11,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। हमको लग रहा है कि कंपनी में सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है कि वो इंटीग्रेटेड प्लेयर है और दुनिया में ऐसे 6-7 कंपनीज है जो ऑप्टिकल फाइबर बनाती है, यहाँ पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का नाम आता है। तो आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूशन पे सबकी फोकस रहेगी, लेकिन होपफुली 5G ऑक्शन होने के बाद यहाँ पे हमको नतीजे में इनकी कंपनी में काफ़ी फर्क दिखाई देगा। तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। करीबन 210-215 का रेट है। हमको लग रहा है कि करीबन 6 से 12 महीने में होपफुली 270-75 टारगेट पॉसिबली होना चाहिए और जैसे जैसे नए ऑर्डर्स डोमेस्टिक कंपनी से आएंगे यहाँ पे और रेटिंग देखने को मिलेगी। ओके तो ये है आपके लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में खरीदारी करने की राय आती हुई अविनाश जी की तरफ से। 275 रुपये का टारगेट रखें आप 6 महीने के लिहाज से। ये एक और स्टॉक है जो बेहतरीन एक्शन दिखा सकता है। ये एक्शन दिखेंगे कुछ और स्टॉक्स में। सबसे पहले जरा देखिए हीरो मोटोकॉर्प। सुमित जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। नंबर्स दमदार आए इसकी बिक्री के फरवरी महीने के, हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर। हम 4,70,000 यूनिट का अंदाजा लगा रहे थे, 4,98,000 यूनिट्स आई हैं। बताएं सर स्टॉक चलेगा आज? स्टॉक भी चलेगा अनिल जी। स्टॉक के अंदर भी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 3200-3250 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा और यहाँ से स्टॉक के अंदर मूव जो स्टार्ट होगा उसके टारगेट्स ऊपर में देखने को मिलेंगे। 3400 का लेवल क्रॉस होते ही 3450 से लेके 3500 रुपए तक के। तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चले। सिमी जी आइशर मोटर्स के चार्ट्स देखिए और बताइए। यहाँ पर भी बिक्री उम्मीद से बेहतर रही है। हमारा अंदाजा था 67,000 यूनिट्स का, आई है करीबन 69,600 यूनिट्स के आसपास। तो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन रहा है आइशर मोटर्स का। स्पेशली रॉयल एनफील्ड की हम जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर रहा है। बताइए खरीदना चाहिए आइशर मोटर्स? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि इसमें मिनिमम 3,000 से 3,200 का टारगेट होना चाहिए और सिर्फ करंट लेवल पर भी नहीं, अगर थोड़ा सा डीप पर जब मिलता है तो भी खरीदना है। मुझे लगता है कि पोजिशनल स्टॉप लॉस करीब 2300 के आसपास होना चाहिए और कोई भी डीप इस्तेमाल करना चाहिए स्टॉक को खरीदने के लिए। 30,000 से 3,200 का मिनिमम टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड है। ओके ये है आपके लिए आइशर मोटर्स पर इस वक्त राय आती हुई। SBI कार्ड, इस पर जरा अविनाश जी अपनी राय दीजिए। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट, आज से कवरेज की शुरुआत, टारगेट 1250, क्या करना चाहिए? अनिल जी मुझे लग रहा है कि SBI कार्ड्स एक क्लियरली रिटेल कंजम्पशन प्ले है और अभी जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ है पोस्ट कोविड, वैक्सीनेशन भी अभी शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्रेडिट कार्ड कंपनीज में ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है और जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने तीसरे तिमाही में दिखाए थे, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो लंबे अवधि के लिए अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदने की राय रहेगी, लेकिन फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके ये है आपके लिए SBI कार्ड्स पर आए। NMDC एक और स्टॉक है जहां पर मजबूत ट्रेड होता दिखाया और जो आंकड़े आए हैं किरण जी इस पर आप राय दीजिए। फरवरी महीने का प्रोडक्शन 19% बढ़कर आया मजबूत, सेल्स 12% बढ़कर आई बेहद मजबूत। बताएं सर। अनिल जी शानदार चार्ट पैटर्न है। इसको हमने 100 रुपए से लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं और अभी तो मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 130 की वैल्यू थी, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, तो एक नए टेरिटरी में जाने की तैयारी है। मेरा मानना है कि पोजिशनली ये 143-145 के टारगेट दिलाता नजर आ जाना चाहिए, पर मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म मूव के लिए नहीं देखे, इसको 6 महीने 1 साल के व्यू से देखे। ये 175-180 के टारगेट इस काउंटर में कैजुअली देखने को मिल सकते हैं। ओके ये आपके लिए राय NMDC पर। IRCTC स्टॉक काफ़ी मजबूती से बढ़ा है, लेकिन आज जो एक ऑर्डर आया है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कि फिलहाल आप जो कैटरिंग वगैरह कर रहे हैं उस पर इनके करार वापस से देखिए करिए, ये खबर आती हुई दिखी है। स्टॉक वायदा कारोबार में आने के बाद से 2 दिन बहुत तेज़ी से भागा है। अविनाश जी IRCTC पर राय दीजिए, क्या करना चाहिए?
मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन निचले लेवल पे अगर स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है इसको खरीदने का मौका है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और हमको लग रहा है कि FY21 में नहीं बट FY22 में होपफुली गाड़ियों की अगर मूवमेंट नॉर्मल होती है तो यहाँ से बहुत अच्छी तेजी आपको आगे देखने को मिलेगी। इन्होंने रिसेंटली जो QIP किया था वहाँ पे काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एंट्री कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिनको साल भर का नजरिया लेना है, मुझे लग रहा है कि ये गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट रेवेन्यू अर्निंग्स पे नहीं आएगा और आगे चल के मुझे लग रहा है ये स्टॉक करीबन 2000 के ऊपर भी जा सकता है, तो ये खरीदने का मौका होगा अगर कोई डिप आता है तो। ओके, वागले साहब जरा IGL के चार्ट्स देखिए। CNG और PNG के दामों में यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और आज से नई दरें लागू होगी। CNG के दाम 70 पैसे, PNG के दाम 91 पैसे बढ़े हैं। जरा चार्ट्स देखिए सर। अनिल जी, चार्ट्स में गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। 494 का जो करंट लेवल है, हमने गिरावट लगभग 600 के लेवल से देखी है। तो मेरा ये यहाँ पर बेचने की तो सलाह नहीं होगी। मुझे लगता है यहाँ से अच्छा खासा बाउंस मिलना चाहिए, कम से कम 530, 535, 540 तक। 475, 480 ऑन द डाउनसाइड, 540 ऑन द अपसाइड, ये मेरी रेंज होगी। ओके, सिमी जी आपका फेवरेट टाटा मोटर्स, जरा इस पर नजर डालिए। खबर अच्छी नहीं है। टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो सब्सिडी मिलती थी, दिल्ली सरकार ने उस पर रोक लगाई। उनका ये कहना था कि जिस तरह के स्टैंडर्ड्स हम सोचे थे इस व्हीकल की परफॉर्मेंस के लिए वैसे है नहीं, और कंपनी का ये कहना है कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये डिसीजन, वो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। टाटा मोटर्स मजबूत स्टॉक है, अगर इस खबर के दम पर करेक्शन हो तो क्या खरीदना चाहिए, बेचकर निकल जाना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, अगर नीचे में खरीदना है तो किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए, बताएं। अनिल जी, स्टॉक में कल मैंने BTST कॉल दिया था। टाटा मोटर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकली काफी शानदार फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि 331 से 341 इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि लगातार 1 महीने से कई बार इस रेंज के बीच में ये स्टॉक टॉप बनाया था और फाइनली जाके थोड़ा सा सरेंडर किया था। अगर कोई कल मेरा बात सुन के अगर कोई एंट्री लिए है BTST के लिए, तो 320 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि 320 ही मेरा स्टॉप लॉस था। अब 320 का स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर गया तो ये स्टॉक आपको 350 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए दिखा सकता है। मैं बुलिश हूँ स्टॉक के लिए। अगर 320 का लेवल टूट भी जाए अनिल जी, तब तो भी मुझे लगता है कि 310 से 305 का रेंज अभी इस स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा, और जब तक ये स्टॉक उस रेंज को होल्ड करेगा, कोई भी डिप में खरीदारी करने का ही सलाह होगा। मुझे ये स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट दिख रहा है। ये स्टॉक आने वाले 1 साल में बहुत ऊपर जाएगा, ये ऐसा मैं मानती हूँ। 300 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और डीप में खरीदारी करने का ही सलाह देना है। इंट्राडे के लिए जो कल लिए थे 1 आध दिन के लिए, उन लोगों के लिए 320 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है दीप, आपके लिए सलाह डीप में खरीदारी करने की सिमी जी की तरफ से टाटा मोटर्स में।